सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, लाल टमाटर हरी खुशबूदार वाली सब्जियां, सब्जियां ले लो। मुनिया गांव गांव घूमकर सब्जियां बेचा करती थी। रोज गांव में घूमते वक्त उसकी नजर एक सब्जियों के बगीचे पे पड़ा करती थी। कितने वर्ष हो गए मैं ये सब्जियों का बगीचा देख रही हूँ, काश मैं इसे खरीद पाती। मुनिया का सपना था कि वो उस बगीचे को खरीद ले और वहाँ खुद ही सब्जियां उगाए। लेकिन मुनिया की परिस्थिति उसका साथ नहीं देती थी। मुनिया का एक छोटा सा बेटा था जिसके लालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मुनिया पर थी, क्योंकि मुनिया के पति कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। एक दिन की बात है। सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, लाल टमाटर हरी खुशबूदार वाली सब्जियां, सब्जियां ले लो। तभी सामने से विमला घी वाली आई। अरे ओ मुनिया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? सब ठीक है। तुमने सुना कि वो सब्जियों के बगीचे का मालिक खरीदार ढूंढ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आज ही वो बगीचा खरीद लेती। मुनिया को वो सब्जियों का बगीचा बहुत पसंद था। मुनिया को वो सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वह सीधे बगीचे के मालिक के पास पहुंची। सेठ जी, सुना है आप बगीचा बेचना चाहते हैं? हाँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बगीचे की देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए बेच रहा हूँ। क्या तुम खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, पर पता नहीं मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे इसके 500 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे बाप, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के तो बहुत कम है, मैं 400 सिक्के के नीचे नहीं बेचूंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको अभी ये 200 सिक्के दे दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दे दूं, तो क्या आप मुझे ये बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा। ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। मुनिया बहुत खुश थी कि जल्द ही उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। फिर क्या था, मुनिया और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने रोज ज्यादा सब्जियां खरीदकर बेचना शुरू किया, जिससे ज्यादा पैसे मिलने लगे। रोज मुनिया पाई पाई जोड़ने लगी। अब शाम के समय मुनिया गांव में घूम घूम कर फरसाना भी बेचा करती थी। 1 महीने बाद मुनिया ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। मुनिया बहुत खुश थी। मुनिया ने अपनी मेहनत जारी रखी और वो सुबह सब्जियां और शाम में फरसाना बेचा करती थी। देखते ही देखते मुनिया ने अगले 4 महीने में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया मुनिया, अब ये बगीचा तुम्हारा हुआ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मुनिया ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब मुनिया अपने खुद के बगीचे में सब्जियां उगाया करती थी और दूसरे सब्जी वाले उससे सब्जियां खरीदा करते थे। मुनिया के परिश्रम ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाई और उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और मुनिया की जिंदगी सुखद हो गई। इसीलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट कर दें। लक्ष्मी को बचपन से कुछ नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार और ना ही कोई खिलौना मिला, क्योंकि वह काली थी। दूसरी तरफ लक्ष्मी की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वह गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और लक्ष्मी को कुछ नहीं। लक्ष्मी बस बैठकर यह सोचने लगी
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी। लक्ष्मी के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को जन्म देते ही मर गई। लक्ष्मी काली पैदा हुई थी। यह देखकर उसके पिता ने कहा, अरे यह तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी इसने। हरिहर को लक्ष्मी पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए एक हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। लक्ष्मी की सौतेली माँ का नाम सुरेखा था और सुरेखा ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे यह हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। लक्ष्मी को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर गई, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। सुरेखा और हरिहर का परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन लक्ष्मी को वहाँ जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वह भी सूखे चावल। खाना खाते हुए लक्ष्मी हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखी होती है। यह बात लक्ष्मी बहुत पहले समझ गई थी। ऐसी ही वह बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उसी वजह से वह घमंडी बन गई। दोनों जवान हो गए, दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। तभी वहाँ पर लक्ष्मी आई और बोली, हाँ बहन, तू तो बहुत खूबसूरत लगेगी। लक्ष्मी को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू हमारी खुशियों में दखल देने के लिए, अपनी गंदी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूँ। अरे जा भाग यहाँ से, जाकर खाना बना। खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। लक्ष्मी वहाँ से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था, साथ में उसका नौकर भी आया था। आते हुए आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, अरे हरिहर भाई साहब, ये हमारा नौकर है, हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। बचपन से उन लोगों के साथ रघु, जो कि उनका नौकर था, वह बचपन से साथ उन लोगों के साथ ही था। वह लोग सोफे पर बैठ गए और सुरेखा पायल को लेकर हाजिर हो गई। वह पायल तो देखने में बहुत सुंदर है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। तभी लक्ष्मी खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे हरिहर भाई साहब, ये कौन है? अब यह हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने लक्ष्मी का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हरिहर भाई साहब, ये खाना तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का खाना खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर यह शादी नहीं हो सकती, शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। लक्ष्मी की शादी कर दी जाए। लक्ष्मी भी आपके घर में ही चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। लक्ष्मी और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए।
दहेज के बिना लक्ष्मी की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब वो विदा करने के लिए हर हर को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। तभी लक्ष्मी कहती है, पिताजी आप लोगों ने मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा। तू और लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। लेकिन लक्ष्मी को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का भी हो तो भी चलेगा। एक भी खर्चा नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहाँ से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन लक्ष्मी के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ ऐसे शादी होगी मेरी, ना लहंगा है ना अच्छे कपड़े। यहाँ मुझे क्यों छोड़ कर गई? माँ मुझे उत्तर दो, माँ मुझे उत्तर दो। तभी अचानक से लक्ष्मी को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। जैसे ही आकाशवाणी हुई, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक बक्सा है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकालकर पहन ले। माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। लक्ष्मी ने बिस्तर के नीचे से बक्सा निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया। और पहनते ही एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मी काली से गोरी हो गई। वह इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। ये कैसे हो गया? मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद लक्ष्मी वहां पहुंच गई। लक्ष्मी को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या यह नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई। लक्ष्मी ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक रघु भी लंबा और गोरा मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और लक्ष्मी वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। आलोक को जब पता चला लक्ष्मी हरिहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई और अपनी माँ के आशीर्वाद से लक्ष्मी ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वह दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वह दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मासूम नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। मासूम के माता पिता नहीं थे, इसीलिए मासूम अपनी मामी के घर में रहता था। मासूम की मामी मासूम पर काफी अत्याचार करती थी। पूरे दिन मासूम से काम ही करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे मासूम, ठीक से घर की सफाई कर, वरना आज भी तुझे खाना नहीं दूंगी। मामी ठीक से तो सफाई कर रहा हूँ, अब किस तरह से सफाई करूँ? मुझसे जवान लड़ाता है, लगता है कल की मार भूल गया है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। रिंकू पिंकू यहाँ आओ। तभी रिंकू पिंकू अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। जी मम्मी, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जाओ, जाकर अलमारी से चमड़े की बेल्ट निकाल कर लाओ। इस मासूम की जुबान कैंची की तरह चलने लग गई है, इसे आज काट ही देती हूँ। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल हम दोनों से भी ये ऊंची आवाज में बात कर रहा था। हम अभी आपको बेल्ट ला कर देते हैं। चल रिंकू। हाँ पिंकू, आज इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बेल्ट लेने चले जाते हैं। मामी,
मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपसे जबान नहीं लड़ाऊंगा और घर का सारा काम भी करूंगा। मामी, मैंने कभी रिंकू और पिंकू भैया से तेज आवाज में बात नहीं की। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तू मेरे मासूम बेटों को झूठ बोल रहा है। रुक जा, अभी तेरा इलाज करती हूँ। रिंकू पिंकू कहाँ मर गए? जल्दी आओ। बस आ गए मम्मी, ये लो। मम्मी बेल्ट मिल ही नहीं रही थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। लाओ, इसे मुझे दो। ये ले, आज से तेज आवाज में बात करेगा। ये ले, ये ले। आ, बचाओ बचाओ, छोड़ दीजिए मामी, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। इसीलिए तो मार रही हूँ, ताकि तुझे दर्द हो और आगे से कुछ बोलने से पहले तो 100 बार सोचे। ये ले, ये ले। हाँ मम्मी, मारो मारो इसे। आज के लिए बस इतना ही याद रखना। आज के बाद मुझसे या मेरे बच्चों से तेज आवाज में बात की तो देख लेना, खाल निकाल दूंगी। ठीक है मामी। चलो रिंकू पिंकू, इसे यहाँ काम करने दो। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। मासूम रोते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। माँ तुम कहाँ हो? मामी मुझे रोज किसी न किसी बहाने से मारती है, तुम जल्दी आओ ना माँ। मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुमने तो कहा था तुम भगवान के पास से जल्दी वापस आ जाओगी, फिर अभी तक क्यों नहीं आई माँ? माँ। ऐसा कहकर मासूम जोर जोर से रोने लगता है। तभी नदी में से एक सुंदर परी निकलती है और मासूम से कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरा नाम मासूम है और आज मेरी मामी ने मुझे बहुत मारा है, जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मुझे मेरी माँ की याद भी आ रही है। पता नहीं मेरी माँ कब तक वापस आएंगी। क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है सुंदर परी? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कहीं नहीं देखा है। बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है और उसी बीमारी का इलाज करवाने वो भगवान के पास गई है। अरे, ये मासूम कितना भोला बच्चा है। इसे ये भी नहीं पता कि इसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। मासूम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ही वापस आ जाएंगी। लाओ, तब तक मैं तुम्हारी शरीर के दर्द को गायब कर देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से मासूम के शरीर में हो रहे दर्द को खत्म कर देती है। अरे, मेरे शरीर का दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया। ये तुमने कैसे किया सुंदर परी? बेटा, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम्हें भूख भी लगी है? हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों बेटा, तुम्हारी मामी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? मेरी मामी मुझसे दिन भर काम करवाती है और अगर मुझसे थोड़ी भी गलती हो जाती है तो मुझे खाना नहीं मिलता। लगता है इसकी मामी इस पर काफी जुर्म करती है। कोई बात नहीं बेटा, लो, आज पेट भरकर खाना खा लो। परी ने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे पकवान आ गए। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकवान! आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो खा लो। मासूम उन पकवानों को खाने लगता है। खाना कितना स्वादिष्ट था। ये खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इतना अच्छा खाना बनाया करती थी। बेटा, तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ सुंदर परी, मुझे खाना बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई थाली दे देती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई थाली प्रकट कर देती है और वो थाली मासूम को दे देती है।
इस थाली में तुम कभी भी अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हो और पेट भरकर खाना खा सकते हो। अब तुम अपनी मामी से खाना मत मांगना। ठीक है सुंदर परी। ये लो बेटा, तुम्हारी जादुई थाली। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। कल शाम को फिर से यहाँ तुम्हें मिलूंगी। ऐसा कहकर सुंदर परी पानी के अंदर चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए, वरना मामी फिर से मुझे मारेगी। मासूम घर की तरफ रवाना होने लगता है। तभी रिंकू पिंकू मासूम के सामने आ जाते हैं। क्या रे मासूम, मेरी मम्मी की बुराई करेगा? हमने पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख लिया है। ला, ये थाली हमें दे दे। और वैसे भी तुझे इस जादुई थाली की क्या जरूरत? घर में तो तुझे सूखी रोटी मिलती ही है ना। नहीं, मैं ये थाली तुम्हें नहीं दूंगा। उस सुंदर परी ने मुझे ये थाली दी है। रिंकू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मुझे इससे थाली छीननी ही पड़ेगी। ला, थाली दे। नहीं, अरे मत छीनो थाली, अरे छोड़ दो प्लीज। रिंकू और पिंकू मासूम से थाली छीन लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों कितने बुरे हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। ऐसा कहकर मासूम भी घर की तरफ चल देता है। तभी घर पर मासूम की मामी मासूम से कहती है, क्यों रे मासूम, सुना है कोई जादुई परी तेरी दोस्त बन गई है? अगर ये सच है तो कल तू उस परी से ढेर सारे सोने और गहने मांग कर लाएगा और उन गहनों को मुझे देगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे चमड़े के बेल्ट से मारूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर घर की सफाई कर। अगर कल ये मासूम उस परी से ढेर सारे गहने ले लेगा तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ऐसा कहकर मासूम की मामी जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन, अरे मासूम, कहाँ मर गया कामचोर? जी मामी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? जी मामी के बच्चे, क्या तुझे याद नहीं आज तुझे मेरे लिए क्या लाना है? एक बात याद रख, अगर तू खाली हाथ आया तो तुझे मारते मारते तेरी खाल निकाल दूंगी, समझा? तो चल अब जा यहाँ से, खड़ा क्यों है? मासूम ये बातें सुनकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसी नदी के पास बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से जादुई परी निकलती है और मासूम से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी मामी ने आज भी तुम्हें मारा है? नहीं सुंदर परी, अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन शाम तक अगर मैंने अपनी मामी को सोने के गहने नहीं दिए तो वो मुझे चमड़े के बेल्ट से मारेंगी। मासूम सारी बात उस जादुई परी को बता देता है और फिर ऐसा लगता है इसकी मामी कठोर होने के साथ साथ लालची भी है। अब तो उस लालची औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देती हूँ और ये बक्सा जाकर अपने मामी को दे देना। जब तुम्हारी मामी इस बक्से को खोलेंगी तो उन्हें ढेर सारा सोना मिल जाएगा। ऐसा कहकर जादुई परी एक छोटा सा बक्सा मासूम को दे देती है और फिर नदी के अंदर चली जाती है। ये सुंदर परी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, हमेशा मेरी मदद करती है। ऐसा कहकर मासूम घर की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही समय में घर पहुंच जाता है। तभी, अरे कामचोर, तू आ गया? कहाँ है मेरे गहने? दिखाई तो नहीं दे रहे। मामी, उस परी ने मुझे ये बक्सा दिया है और कहा है इस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के गहने हैं, इसे जाकर अपनी मामी को दे देना। मासूम उस बक्से को अपनी मामी को दे देता है। जैसे ही मासूम की मामी उस बक्से को खोलती है तभी उस बक्से में से एक जादुई छड़ी निकलती है और कहती है, अरे लालची औरत, तूने इस मासूम बच्चे को बहुत सताया है,
अब तेरी खैर नहीं। आज मैं तुझे वही दर्द दूंगा जो आज तक तू इस मासूम बच्चे को देती आई है। ऐसा कहकर छड़ी मासूम की मामी की पिटाई करने लगती है। तभी मासूम की मामी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे माफ कर दे मासूम, इस छड़ी को बोल कि मुझे ना मारे, बचाओ बचाओ। तभी मासूम उस जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, अब तुम रुक जाओ। मेरी मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जादुई छड़ी, तुम रुक जाओ। मासूम के इतना कहते ही जादुई छड़ी रुक जाती है और सामान्य रूप में आ जाती है। मासूम, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे इतना दुख दिया, इसके बावजूद तूने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। आज के बाद मेरे 3 बेटे हैं। आज से तू भी मेरा बेटा है। मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी मेरे बच्चे। ऐसा कहकर मासूम की मामी मासूम को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद मासूम के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं और मासूम अपने जीवन को अच्छे से जीने लगता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।